बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्रोग्राम इनसाइड द न्यूज और मैं हूं डॉक्टर सना गौरी। आज प्रोग्राम में दो अहम मौजूआत पे बात करेंगे। सबसे अहम मौजू असेंबलियां तहलील करने वाला। पहले पहल जब इमरान खान साहब के पास तब कोई कार्ड मौजूद नहीं रहा था, तो एक कार्ड अचानक से वो सरप्राइज जो उन्होंने कहा था वो उन्होंने दिया, वो असेंबलियां तहलील करने वाली बात। उस पे पहले तो एक गहमा गहमी की कैफियत पैदा हुई और ऐसा लगा कि अब जो है वो मौजूदा हुकूमत डर गई है। आसिफ अली जरदारी साहब ने भी अपनी मूवमेंट की शुरुआत की और बहुत से हमें तोड़ जोड़ नजर आने लगे। परवेज इलाही साहब और चौधरी शुजात के बीच की बहुत सी दूरियां भी खत्म हो गई और बहुत से राज भी सामने आए इस सारे दौरानिए में। इस वक्त जो नई सिचुएशन आई है, असेंबलियां तहलील करने की बाद होना ना होना ये सब कुछ चल रहा था, लेकिन आखिरकार 17 तारीख का नाम ले लिया गया। 17 दिसंबर एक अहम दिन इमरान खान साहब ने मुंतखब किया। ये क्यों किया, इसकी भी एक बात हो सकती है, क्योंकि 16 दिसंबर सकूत ढाका है, तो एक यादगार दिन है। उस दिन को छोड़ के फिर 17 तारीख को ऐलान करने की बात की गई है और ऐलान करने के बाद ये तवक्का की जा रही है कि शायद 23 दिसंबर तक ये चीजें सामने आ जाएंगी। इमरान खान साहब के मुख्तलिफ बयानात में ये अहम है कि इमरान खान साहब अपनी ही तकरीर में कुछ एक बात करते हैं, उसके बाद उसी बात से मुकर जाते हैं। एक तकरीर में उनका कोई और बयानिया होता है, दूसरी तकरीर में उनका कोई और बयानिया आता है। लेकिन इस वक्त जो सूरत हाल है, ऐसा लग रहा है कि उन्होंने अपने इत्तेहादियों को भी कुछ बना लिया है। और वो लोग जो पहले ये कह रहे थे कि जब इमरान खान ने पहली दफा असेंबलियां तहलील करने की बात की थी, ये कहा जा रहा था कि उनके अपनों को ये बात नहीं पता थी कि असेंबलियां तहलील होने जा रही हैं। फिर ये भी बात कि असेंबलियां तहलील होने से पंजाब में खातिर खां नताइज बरामद नहीं हो सकते, केपीके में हो सकते हैं और केपीके को आसानी से तहलील किया जा सकता है। या तहलील करने का लफ्ज आ रहा है, इस्तीफे देने का नहीं आ रहा। वो लोग जो इस्तीफे की बात कर रहे हैं और ये कह रहे हैं कि उनके अपने लोग तैयार हैं कि नहीं है। इस वक्त तमाम लोगों के मफादात अपनी जगह जुड़े हुए हैं। अगर ये कहा जाए कि परवेज इलाही साहब साथ नहीं देंगे, तो परवेज इलाही साहब का भी बाकायदा जो है वो सारे चीजें इमरान खान से जुड़ी हुई हैं, तो ऐसा हो नहीं सकता कि वो इस वक्त साथ ना दें। यानी कि आगे हम ये कह सकते हैं कि ये सब कुछ जो पहले बातें थी वो बहुत हद तक इस वक्त इमरान खान साहब करने जा सकते हैं। इसके साथ ही ये भी कहा जा सकता है कि अगर ये गवर्नमेंट की तरफ से बात आ रही है कि आगे अगर असेंबलियां तहलील हो भी गई, कोई बात नहीं जनाब, बाई इलेक्शंस हो जाएंगे, तो इतने बड़े पैमाने पे हुकूमत बाई इलेक्शंस वापस नहीं करवा सकती। यकीनन अगर ऐसा हो जाता है तो उनको जाना पड़ेगा जनरल इलेक्शंस पे, और जनरल इलेक्शंस फिर पूरे मुल्क में होंगे। ऐसा नहीं हो सकता कि इस वक्त 2 असेंबलियां तहलील की जाएं, उसके बाद जनरल इलेक्शंस 6 माह हो। इस वक्त जो मईशत की सूरत हाल है, दूसरे मौजू पे भी हम इस पे ही बात करने जा रहे हैं। इस वक्त जो मईशत की सूरत हाल है, इसमें ये नहीं कहा जा सकता कि मुल्क इस वक्त मुतहम्मिल हो सकता है इतने बड़े अखराजात को इस तरह करने का। एक तरफ मईशत की बुरी सूरत हाल है, सैलाब में जो कुछ हुआ उससे हम अभी तक निकल नहीं सके, और साथ ही जो मिफ्ता इस्माइल साहब ने जो चीजें सामने आई हैं, मिफ्ता साहब ने खुल के कह दिया कि अगर IMF की किस्त नहीं आती और हम उसके प्रोग्राम में शामिल नहीं हो पाते तो मुल्क डिफॉल्ट की तरफ जाएगा। और बहुत से माहिरीन का कहना है कि टेक्निकली हम डिफॉल्ट की तरफ जा चुके हैं, क्योंकि इस वक्त जो हमारे पास पैसा मौजूद है वो हमारे दोस्त मुमालिक का है, उसमें सऊदी अरब भी है। और जो चाइना के पैसों की बात की जाती है तो चीन का जो पैसा है वो भी उसकी गवर्नमेंट में नहीं दिया है, ये भी हम बताते जाएं। उनके मुख्तलिफ बैंक्स वगैरह ने वो पैसा दिया है जो हमारे पास रिजर्व की सूरत में इस वक्त मौजूद है। और पहले हम जो कर्जे ले रहे थे वो इसलिए ले रहे थे कि हम दूसरे कर्जों को उतार सके। इस वक्त हम जो कर्जे ले रहे हैं वो कर्जे सिर्फ हम इसलिए ले रहे हैं कि अपने लिए हम मुख्तलिफ चीजें खरीद सके, और अपनी जो है वो सादे से लफ्जों में अवाम के लिए बताती चलूं कि अपना तेल खरीद सकें, अपनी रोजगार, अपनी चीजों को दिन रात को चला सके। अब तो वो सूरत हाल भी नहीं है कि पहले ही कहा जा रहा था कि पाकिस्तान कर्जे लेता इसलिए है कि एक कर्जा लेने के बाद दूसरा कर्जा दे दिया जाए। अब वो सूरत हाल भी नहीं है। लेकिन इस तमाम चीजों में जो एक और चीज सामने आ रही है वो ये है कि मिफ्ता साहब और इसाक डार साहब की इख्तलाफ की बातें पहले भी की जा रही थी, अब खुल के मामला सामने आ गया। उन्हीं की पार्टी के नून लीग के ही 2 जो है वो अहम रहनुमाएं, और दोनों ने जो है वो कारकुनान ने एक दूसरे की मुखालफत सामने लेके आ गए हैं। मिफ्ता साहब भी कहते हैं कि अगर कोई कहता है कि खतरात नहीं है तो वो गलत कहता है, और इसाक डार के हवाले से भी कहा कि इसाक डार साहब उनके पीछे बहुत से मुखालिफ बयानात करते रहे हैं, उनके खिलाफ बात करते रहे हैं।
इन तमाम सिनेरियो पे बात करेंगे। मेरे साथ इस वक्त मौजूद हैं मोहतरम उबैद शाह साहब, आप सीनियर तज्ज़ियाकार हैं। सर, प्रोग्राम में आपको वेलकम करते हैं और हमें कुछ देर में ज्वाइन करेंगे चंजीब खान सवाती साहब, रहनुमा पीपल्स पार्टी। उबैद, आपकी तरफ से आएंगे। उबैद, क्या समझते हैं, इस वक्त असेंबली तहलील होने की बात की जा रही है, आपको लगता है कि हो जाएगा या नहीं होगा? ये बहुत से बयान के साथ के तरह ये भी इमरान खान साहब का बयान जो है वो ट्विस्ट कर जाएगा, क्या समझते हैं आप? जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, सियासी बात तो यह है कि खान साहब जिस तरह की जहनीत के आदमी हैं, वो बात ना समझते हैं और ना समझने वाले हैं। तो मुमकिन है कि वो 17 तारीख को उन्होंने कहा है कि हम इजलास करेंगे और फाइनल डेट देंगे, और एक्सपेक्टेड है पीपल्स, ये जो पीटीआई के अंदरूनी हल्के हैं उनका ख्याल है कि 23 दिसंबर की डेट होगी। लेकिन देखें, ये यकतरफा फैसला होगा और इसका खान साहब को खुद को भी बड़ा नुकसान होगा, क्योंकि इलेक्शन कमीशन से कोई नहीं पूछ रहा कि आप इलेक्शन कराने की पोजीशन में हैं या नहीं है। अच्छा, मार्च और अप्रैल में जो है वो रमजान है, जो हमारा कैलेंडर के हिसाब से जो एक्सपेक्टेशंस हैं, तमाम एक्टिविटीज खत्म हो जाती हैं बिल्कुल। कुछ रमजान में इलेक्शन होना कोई बहुत ही समझे आज तक तो पाकिस्तान की तारीख में नहीं हुआ है। नहीं, उसका भी एक रीजन दिया था उन्होंने कहा था जब रमजान में पाकिस्तान बन सकता है तो इलेक्शन क्यों नहीं हो सकते। ये भी गलत फहमी है, एक लंबी बहस हो जाएगी। पाकिस्तान में रमजान में नहीं बना है पाकिस्तान बनने के बाद 10 जब लॉर्ड माउंटबेटन को लिस्ट दे दी गई थी पहली असेंबली कन्वेन करने की, तो उन्होंने नोटिफिकेशन कर दिया था और उसके 1.5 महीने बाद की डेट दी थी। और 1.5 महीने के बाद की डेट के बाद जब पहली इजलास बुला लिया गया था 10 अगस्त को, तो फिर कायदे-ए-आज़म को समरी पेश की गई थी कि यौम पाकिस्तान। चले, ये बात पीटीआई वाले खास तौर पे सुन लें। लंबी बहस है, इसलिए मैं उसमें नहीं जा रहा। ठीक है कि ये कोई उस दिन बन नहीं गया था, ये बटन नहीं है पाकिस्तान बनना के बटन दबाया था तो बन गया था। पाकिस्तान बन गया था बहुत पहले, उसके प्रोसीजर्स होते एक दिन मुकर्रर हुआ था, यौम आजादी मनाने का एक दिन मुकर्रर हुआ था, तो वो दिन इत्तेफाक से 27 रमजान वो पीटीआई वाले ये कहते हैं जी जब रमजान तो अपनी मर्जी से कहते हैं ना हर बात। देखें, वो हर बात को अपनी मर्जी से ही पेश करते हैं, अपनी मर्जी से ही कहते हैं। अभी खान साहब ने कहा कि जनरल बाजवा ने एनआरओ 2 दिया है, जनरल बाजवा ने एनआरओ 2 दिया, ये मुकदमा खत्म हो गया। मुशर्रफ साहब और अभी 2 दिन पहले उन्होंने खैबर पख्तूनख्वा असेंबली से हेलीकॉप्टर के सारे कवानीन बिल्डोज करके अपनी जान छुड़ा ली। वो एनआरओ 3 है, पता नहीं 4 है 5 है क्या है, कि हेलीकॉप्टर मेरे इस्तेमाल करने पर कोई नहीं पूछेगा। 2008 से आज तक के सारे हेलीकॉप्टर के इस्तेमाल के जो खराजात हैं वो नैब की दस्तरस से बाहर चले गए। वो रिक्शे की तरह इस्तेमाल करते रहे, उनसे नहीं पूछ सकते आप। वो एनआरओ पता नहीं 3 है 4 है 5 है। बहरहाल, मैं ये कह रहा था कि जो असेंबली के मामलात हैं, इलेक्शन के मामलात हैं, इलेक्शन कमीशन से तो किसी ने पूछा ही नहीं है ना कि अगर हम असेंबली डिसॉल्व कर दें तो अभी क्या ही नहीं है इलेक्शन कमीशन को, तो कौन कराएगा इलेक्शन इस मुल्क में? सही। अप्रैल के बाद मई आ जाएगा, बजट का टाइम नहीं बचेगा, बजट का टाइम नहीं, ठीक है ना। बजट अगली हुकूमत ने देना है या इस हुकूमत ने देना है, उसको तो मौका मिलना है बजट का। बजट के बगैर ये मुल्क चलेगा कैसे? IMF के साथ कमिटमेंट्स पूरी कैसे होंगी? प्रोग्राम्स इंप्लीमेंट कैसे होंगे? टैक्सेशन और रिकवरीज कैसे होंगी? उसके बाद समझे जून आ जाएगा, बजट अगर नहीं होते इलेक्शन इन रीजन से तो जून आ जाएगा। जून के बाद जुलाई जो है वो मॉनसून सीजन है, शदीद बारिशें होती हैं, सैलाब आता है, तबाहियां मचती हैं, जैसे इस साल भी हुआ है। सबसे बेहतरीन टाइम जो ड्यू कोर्स ऑफ नॉर्मल कोर्स है, उसमें सबसे बेहतरीन टाइम जो है 13 अगस्त को ये असेंबलियां खत्म होती हैं अपनी मंतकी और आईनी मुद्दत पूरी करके, और 13 अक्टूबर से पहले इस दरमियान में निगरान हुकूमत को इलेक्शन कराने। ये बिल्कुल एक रेगुलर टाइम है जो बिल्कुल सही टाइम फ्रेम है, और इलेक्शन कमीशन इस टाइम फ्रेम के लिए प्रिपेयर्ड भी है। लेकिन खान साहब को किसी तरह बात समझ में आती ही नहीं है, उनको कोई ना समझा सकता है ना उनको खुद समझ में आती है। तो मसला यह है कि वो जो टाइम शेड्यूल समझ रहे हैं। लेकिन उबैद, आपकी तमाम बातें अपनी जगह, इमरान खान साहब के पास फिर कोई कार्ड भी तो अब नहीं बचा है कि जिसको वो खेल सकें। तो कौन सा कार्ड? वो कहते हैं 27% पाकिस्तान पे हुकूमत रह गई है इत्तेहादी जमातों की, बाकी पे तो वो खुद हुकूमत कर रहे हैं ना। थल्ले बैठे, थोड़ा आराम करें। पंजाब उनके पास है, खैबर पख्तूनख्वा उनके पास है, कश्मीर उनके पास है, गिलगित बिल्तिस्तान उनके पास है, तो वो आप थोड़ा आराम कर लेना। चले, आराम पे भी मैं फौरन आपकी तरफ आ रही हूँ। मैं अपने गेस्ट को इंट्रोड्यूस कर दूं। जुल्फिकार अली बदर, रहनुमा पीपल्स पार्टी भी हमारे साथ मौजूद हैं। जी उबैद, आपसे ही कंटिन्यू करते हैं। आप ही कह रहे हैं जी आराम करें, और बहुत सारी चीजें वाडवा साहब ने भी कुछ चीजें सामने लेके आए कि उनके अपने, उनको वो जो सर कहते हैं और वो कहते हैं जी पता नहीं क्या बयान वो देते हैं, नाम नहीं लेते किसी का, और कहते हैं कुछ उनके लोग जो है उनको बंदगली में लेके जा रहे हैं। आपको लगता है इमरान खान साहब वाकई इतने मासूम हैं कि उन्होंने कुछ नहीं किया है, उनके साथ वाले लोग जो हैं उनको मशवरे दे रहे हैं? नहीं, ये तो नहीं। देखें, फैसल वाबडा साहब तो कटी पतंग है। अच्छा। उनको अपनी सीट का कंसर्न है, वो जो कुछ भी कहते हैं वो अपने मफाद के तहत ही कहते हैं। ठीक है, वो लड्डू हाथ में रखना चाहते हैं, जाने भी नहीं देना चाहते हाथ से,
और खाना भी नहीं चाहते। वो खान साहब को पॉपुलैरिटी को देखते हुए ये समझते हैं कि शायद मेरा पॉलिटिकल फ्यूचर अगली हुकूमत खान साहब ने कहीं बना ली तो मैं कहीं एडजस्ट होने की जगह रहे मेरी, कि मैं तो खान साहब के इंटरेस्ट में बात करता था। और इधर जो है वो खुश भी करते हैं उन क्वार्टर्स को जो खान साहब की पॉलिसीज से नाराज हैं या खान साहब के एंटी एस्टेब्लिशमेंट बयानी से नाराज हैं, उनको भी वो खुश करते हैं, उनसे कहते हैं मेरी मदद करो, मुझे मेरी सीट बचाओ। अब वापडा साहब की बात की कोई अहमियत नहीं है। इस वक्त जो इकोनॉमिक कंडीशंस हैं, देखें ये वाकई सीरियस कंसर्न्स हैं। मार्केट में ऐसी अफवाहें तक उड़ रही हैं कि बैंक्स जो है ना वो बंद होने वाले, पैसे लेके भाग जाने वाले। पिछले 8 महीने में, ऑथेंटिक फिगर है, पिछले 8 महीने में पाकिस्तान में 13 टन गोल्ड फरोख्त हुआ है। 13 टन, $8 अरब का गोल्ड खरीदा गया है। पाकिस्तानी जो जिनके पास पैसा है वो अपने आप को सेफ महसूस कर रहे हैं धाती करेंसी में, धात में, कि भाई हम गोल्ड लेके रख लें, पता नहीं पाकिस्तानी रुपए की क्या औकात रह जाएगी। 1 करोड़ रुपए का नोट आखिर में छपेगा, पता नहीं क्या होगा, 10 करोड़ रुपए देंगे तो 1 किलो आटा आएगा। इतनी अनसर्टिनिटी है कि वो गोल्ड परचेज करने को या डॉलर लेके रखने को बेहतर समझ रहे हैं। मार्केट में इकोनॉमिक सरगर्मी, बिजनेस एक्टिविटी नहीं है, फ्रीज हुई हुई है। लोग पैसा निकाल नहीं रहे, काम कर नहीं रहे, वेट एंड वॉच वाली बात है। अब से थोड़े दिन पहले तक लोगों की राय थी शायद मुल्क में मार्शल लॉ हो जाएगा, आर्मी चीफ पता नहीं कौन आ रहा है कौन नहीं आ रहा, बाज जा रहे हैं नहीं जा रहे, क्या होने वाला है। और ये अब ये सर्टेनिटी अनसर्टेनिटी है कि शायद मुल्क डिफॉल्ट होने वाला है, शायद मुल्क के हालात बहुत खराब है। अच्छा, खुद ये हुकूमत भी इसकी जिम्मेदार है। 70% इमरान खान जिम्मेदार है, 30% ये हुकूमत जिम्मेदार है। ये हुकूमत क्यों जिम्मेदार है? क्योंकि उन्होंने यहाँ स्टेट बैंक में वहां को पोर्ट पे पड़े हुए कंटेनर्स भरे हुए लॉट के लॉट, और वो उनकी एलसीज की पेमेंट नहीं कर रहे कि जी हमारे पास डॉलर नहीं है। तो उससे अनसर्टेनिटी जाहिर है मार्केट में फैलती है कि हुकूमत पता नहीं बैंक करप्ट हो, ये पेमेंट ही नहीं कर रही। हमने तो डॉलर दे दिए बैंक को, बैंक वहां आगे क्यों नहीं दे रहा, हमारी पेमेंट क्लियर क्यों नहीं हो रही, हमारे कंसाइनमेंट्स क्लियर क्यों नहीं हो रहे। और इमरान खान साहब इसलिए जिम्मेदार है कि उन्होंने इतनी अफवाह साजी फैला रखी है, इतनी अदम हिजान पैदा कर रखा है, इतना वो चैन से बैठने को ही तैयार नहीं। उनकी पूरी जो सियासत है वो ये है कि मुझे सीट दो, मैं वजीर आजम हूं तो ये मुल्क ठीक है। मतलब अगर वो वजीर आजम बन भी जाते हैं तो मुझे ये बताएं कि क्या वो मुल्क को संभाल सकेंगे इस वक्त जो हालात हैं? देखें, 8 महीने पहले तक पाकिस्तान आसमान पे जा रहा था, पाकिस्तान की मईशत भी अच्छी थी, पाकिस्तान के दुनिया के हर, पाकिस्तान कर्जा भी नहीं ले रहा था, पाकिस्तान में इकोनॉमिक एक्टिविटी बेतहाशा हो रही थी। 8 महीने के बाद, 8 महीने पहले जैसे ही खान साहब की हुकूमत गई, पाकिस्तान बर्बाद हो गया, पाकिस्तान तबाह हो गया, पाकिस्तान में कुछ बचा ही नहीं। इन्वेस्टर्स यहां से भाग जाएं, ठीक है ना, पाकिस्तान का एटम बम बेचना पड़ेगा, पाकिस्तान के 3 टुकड़े होने वाले। मसला यह है कि इख्तिदार मेरे पास है तो पाकिस्तान बहुत अच्छा है, मैं तो सब सही कर दूंगा, तस्बीह घुमाता रहूंगा, बैठा हुआ इफ्तिताह करता रहूंगा, वजीर आजम हाउस बुला के जो है लोगों से ताजियत कर लिया करूंगा, हेलीकॉप्टर पे बैठ के घर चला जाया करूंगा, तोहफे मिलते रहेंगे वो खपा लिया करूंगा। मैं हूं तो सब बहुत अच्छा है, मैं नहीं हूं तो सब बर्बाद हो गया, तबाह हो गया। अपनी जन्नत है। और जुल्फिकार अली बदर साहब हमारे साथ मौजूद हैं, सर प्रोग्राम में आपको वेलकम करते हैं। शुक्रिया मैडम आपका। जुल्फिकार अली बदर साहब, क्या समझते हैं इस वक्त ऐसा लग रहा है कि इमरान खान साहब वाकई संजीदा हो गए हैं, अब असेंबली तोड़ने का ऐलान कर ही देंगे, क्या सूरत हाल होगी अगर ऐसा हो जाता है तो? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो आपका शुक्रिया, आपने अपने प्रोग्राम में इनवाइट किया। ये जो खान साहब की तकरीर और बातें हैं ना, कि कोई भी शख्स, कोई संजीदा शख्स इनको संजीदगी से नहीं लेता, क्योंकि ये देखें जो इन्होंने इल्जामात लगाए, जो गुफ्तगू की, वो पुरानी रीलें चल रही थी, वही रिपीट हो रही है, वही सारा मामला है। कि मेरे भाई ने बड़ी अच्छी गुफ्तगू की कि इमरान खान साहब की लाइफ और उनकी जो जिंदगी है वो है मैं तक, कि मैं हूं तो ठीक है, मैं नहीं हूं। ये मोहसिन कुश आदमी है। आप देखें कि अगर इनकी हिस्ट्री उठा के देखें, जमाइमा खान से एक 300 कनाल का जहेज में वो इनको घर मिला हुआ है, उसमें रह रहे हैं, वो इन्होंने खरीदा नहीं हुआ, ठीक है। वो मियां साकिब निसार साहब से जैसे भी इन्होंने करवाया वो फेवर दे गए इनको। उसके बाद जहांगीर तरीन साहब और अलीम खान साहब इनको पालते थे, पोसते थे, बड़ा करते थे। इनका तो 1 रुपए का कोई कारोबार नहीं है, इनको कभी जिंदगी में नौकरी नहीं की, ना इनमें कोई अहलियत है, ना काबिलियत है। मुल्क का 3.25 साल में इन्होंने दिवालिया निकाल दिया। और जो पहले 7, 8, 9 महीने में इन्होंने IMF के पास जाने से इनकार किया कि जी हम मुल्क के अंदर से बड़े पैसे इकट्ठे कर लेंगे, जो दावे ये करके आए थे कि 200 बंदों की इकोनॉमिक टीम है, और ये वही दावे बातें हैं जिसकी वजह से जनरल बाजवा साहब इनको लेके आए थे। आप देखें कि इन्होंने आज जनरल बाजवा चले गए, रिटायर हो गए। ये जनरल बाजवा को भी
कसूरवार ठहरा रहे हैं, कह रहे हैं कि मेरे से गलती हुई, जनरल बाजवा ने गलती की। जनरल बाजवा की असल में सबसे बड़ी गलती ये थी कि उन्होंने इमरान खान साहब को 2018 के इलेक्शन में सिलेक्ट करवाया था। वो जानबूझ के लेके आए थे, इनकी इतनी औकात नहीं थी कि इतनी सीटें जीते। वो इनको जाली मैंडेट मिला था। बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने पहले दिन कहा था, दिस इज नॉट प्राइम मिनिस्टर इलेक्टेड, दिस इज प्राइम मिनिस्टर सिलेक्टेड। अब आज की अगर इनकी बात देख ली जाए, अगर इनमें काबिलियत अहलियत होती या इनके हवारियों में ही होती, तो ये जो 3.25 साल का अरसा है उसके अंदर चीजों को बेहतर करते। डिप्लोमेटिकली इन्होंने पाकिस्तान को आइसोलेट कर दिया। अमेरिका नाराज था, बाइडन साहब फोन नहीं उठा रहे थे, मोदी इनका फोन नहीं उठा रहा था, ये मोदी को आवाजें मार रहे थे, जीतेगा तो कश्मीर का मसला हल होगा। उसने जीते साथ ही कश्मीर पे कब्जा ले लिया और खान साहब चुप करके बैठे रहे। चाइना का सी पैक इन्होंने रोल बैक करा दिया, चाइना नाराज। सऊदी अरब की इन्होंने बहुत सारी चीजें सेटबैक पहुंचाया, घड़ियां और बहुत सारी तोहफेताई मार्केट में बेचे। सऊदी अरेबिया और मिडिल ईस्टर्न कंट्रीज सारी नाराज, टर्की नाराज, ईरान नाराज, यूरोपीय यूनियन नाराज। जीएसपी प्लस का प्रॉब्लम था। FATF में ये कहते थे इनके वुजरा कि जी हमने बड़ा जोर लगाया है, हमने होमवर्क किया है। ऐसा नहीं है, इन्होंने जोर लगाया होगा, होमवर्क किया होगा, बट असल बात यह थी कि डिप्लोमेटिक एंगेजमेंट के साथ आपने लोगों की हमायत लेनी होती है, और वो हमायत जब आपको मिलती है तो वो आपको FATF में करते हैं। ये सारा क्रेडिट बिलावल भुट्टो जरदारी साहब को जाता है, जो उन्होंने डिप्लोमेटिक एंगेजमेंट के साथ पाकिस्तान को अमेरिका, चाइना, यूरोपीय यूनियन, मिडिल ईस्टर्न कंट्रीज, आसियान, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, यूनाइटेड नेशन, इन तमाम फोरम्स के अंदर दुनिया के मुतअद्दिद लीडर्स के साथ कनेक्टिविटी की। असल बात यह है कि मसाइल का अगर हल निकालना है, इलेक्शन मसाइल का हल नहीं है। इलेक्शन से अगर खान साहब जीत के भी आ जाए, इनके पास कोई काबिलियत, कोई अहलियत, कोई प्लान नहीं है। जो इनका 100 दिन का प्लान था, जरूरत इस अमर की है कि तमाम पॉलिटिकल फोर्सेस, स्टेक होल्डर्स, पॉलिटिकल लीडरशिप इंक्लूडिंग एस्टेब्लिशमेंट एंड पीटीआई ये टेबल पे बैठ के पाकिस्तान का शॉर्ट टर्म, मिड टर्म, लॉन्ग टर्म पॉलिसी डिटरमिन करें, और सारे मिल के देखेंगे पाकिस्तान को और पाकिस्तान के अवाम को प्रॉब्लम से बाहर कैसे निकालना है। सर मुझे ये बताएं कि इमरान खान साहब तो उनको कोई काम नहीं आता था, और आपने जैसे कहा कि उनमें कोई काबिलियत नहीं थी, और 3 साल 7 महीने उनकी गवर्नमेंट रही और कोई डेवलपमेंट का काम नहीं हुआ। अभी उबैद भी ये बात कर रहे थे कि कोई काम ऐसा नहीं हुआ और सब चीजें ऐसी चली गई। लेकिन मुझे ये बात बताएं कि PDM और उनके इत्तेहादियों की हुकूमत तो बड़े तजर्बाकार लोग थे, तो 8 माह में आप लोग PDM के तो सिर्फ केसेस ही खत्म हुए हैं, डेवलपमेंट का काम कहाँ हुआ है सर? देखिए, ये जो खान साहब ने IMF के साथ एग्रीमेंट किया था ना 8-9 माह के बाद जाके, उस एग्रीमेंट की पासदारी की वजह से ये गवर्नमेंट जब आ रही थी, आई हुकूमत में, तो इनका ख्याल था कि हम IMF के साथ बैठेंगे, रीनिगोशिएट करेंगे, चीजें बेहतर हो जाएंगी। बट समहाउ वो एग्रीमेंट इस तरह का था, वन साइडेड, कि उसकी पासदारी इस गवर्नमेंट को करनी पड़ी। IMF के अंदर जरा भी लचक नहीं थी कि करे, और उसकी पासदारी के अंदर मुश्किल डिसीजन लेने पड़े। हाँ, आज IMF के अंदर थोड़ी सी लचक आई है, क्योंकि सैलाब की वजह से और लॉस और डैमेज फंड की वजह से, क्लाइमेट जस्टिस की वजह से दे वांट टू गिव यू रिलीफ, और मैं समझता हूँ आने वाले चंद दिनों में चीजें बेहतर नजर आएंगी। हाँ, इस गवर्नमेंट के अंदर चैलेंजेस बहुत ज्यादा है, और इनको और मजीद मेहनत करनी चाहिए। और ये जिस स्पीड पे चल रहे हैं, मैं समझता हूं कि फाइनेंस मिनिस्ट्री को और बाकी लोगों को जो फाइनेंस को देख रहे हैं, इसके ऊपर और जोर लगाना चाहिए। क्योंकि देखिए, ये मुल्क है तो हमारी पहचान इस मुल्क से है। अगर और एक और चीज है, मैं आपको बताऊं, इतना पाकिस्तान का बुरा हाल नहीं है डिफॉल्ट वाली साइड पे, या इतने बुरे इकोनॉमिक कंडीशन नहीं है जितनी खान साहब ने मार्केटिंग करके ना इसको उस नैज पे पहुंचाया हुआ है। तो जो कर रहे थे, बात कर रहे थे, लेकिन लोग मिफ्ता साहब की बात को ज्यादा अहमियत दे रहे हैं। जब से मिफ्ता साहब के बयानात आए हैं कि मुल्क पे खतरात मंडला रहे हैं और टेक्निकली डिफॉल्ट हो चुका है, लोग परेशान हो गए सर इस बात पे। देखिए, मिफ्ता साहब को चाहिए था कि जनाब, जब आप डिजाइन दे के गए ना, आप ग्रेस शो करते, आप को मिनिस्ट्री से हटा दिया गया, तो आपने जाके नेगेटिव बातें शुरू कर दी सिर्फ इस चीज में कि आपको मिनिस्ट्री से हटा दिया गया। ऐसा नहीं है। चीज ये है कि यहाँ पे जो चीजें हैं वो एक ट्रेडिशन और मामलात में चल रहे कंट्रोल्स है, सिस्टम्स है,
उसके अंदर चल रहे हैं, और इरशाद डार साहब कोशिश कर रहे हैं, प्राइम मिनिस्टर साहब कोशिश कर रहे हैं, और बहुत सारे वजीर हैं जो कि अपने अपने महकमों के अंदर कोशिश कर रहे हैं चीजें करें। अगर पाकिस्तान के अंदर मैंने जैसे पहले कहा, तमाम स्टेक होल्डर्स, तमाम लोगों को एक टेबल पे आना पड़ेगा, और हमें अगर IMF से और आइंदा आने वाले नस्लों को बचाना है इस प्रॉब्लम से, कर्जों से, तो हमें बैठ के एक पॉलिसी बनानी है। चलिए सर, एक ब्रेक पे जाते हैं। ब्रेक के बाद जो है मजीद इस पे गुफ्तगू करते हैं, एक शॉर्ट ब्रेक के बाद आपके सामने हाजिर हैं और उबैद शाह हमारे साथ मौजूद हैं। उबैद, आपसे वही बात पूछूंगी अभी जो मैं जुल्फिकार अली बदर साहब से पूछ रही थी। ठीक है जी, इमरान खान साहब की बहुत सी ऐसी गलतियां हैं जो हम कहते हैं, आपने कहा 75% उनका कसूर है और 25% उनका कसूर है जो अभी मुल्क के हालात हैं। लेकिन साथ हम इस वक्त जो देख रहे हैं, जो PDM की गवर्नमेंट आती है और उनके इत्तेहादियों की गवर्नमेंट आ रही है, उसमें भी क्या हुआ है 8 माह में। जुल्फिकार अली बदर साहब कहते हैं चूंकि इमरान खान साहब वो सिनेरियो बना के गए थे कि और कोई चारा नहीं था और यही सब कुछ होना था, इस वजह से ये सब कुछ हुआ। लेकिन इसके साथ साथ और भी तो बहुत कुछ हुआ कि केसेस खत्म हुए, सलमान शहबाज साहब वापस आ रहे हैं और बहुत से लोगों को आज़ादी मिल चुकी है। इस पे किस तरह से बात करेंगे आप? देखें, ये जो मामला पाइलअप होते हैं ना, वो बड़ा मशहूर शेर है कि वक्त करता है परवरिश बरसों, हादसा एकदम नहीं होता। तो खान साहब की हुकूमत में, जब नवाज शरीफ साहब की 2013 में हुकूमत आई थी, तो उन्होंने सर्कुलर डेट को 500 अरब रुपया वन शॉट पे करके सर्कुलर डेट से जान छुड़ाई थी। जो ये जो इंडिपेंडेंट IPPs हैं, इनका जो बिजली का मसला है, सरकारी डिपार्टमेंट्स बिजली के बिल भरते ही नहीं है, उनका बिल चढ़ जाता है ओवरड्राफ्ट के तौर पर गवर्नमेंट की तरफ। ठीक है ना, गवर्नमेंट की तरफ पेमेंट जो है ना वो पाइलअप होती रहती है। वो ये बड़े इसमें महंगी बिजली गवर्नमेंट खरीदती है, ना भी खरीदे तो भी पेमेंट्स देनी होती हैं। मुआहदे इस तरह के हुए हैं। नवाज शरीफ साहब के दौर में बहुत ही अफसोसनाक बात ये हुई कि उन्होंने बिजली का बहरान हल करने के लिए कि हम हीरो बन जाएं, लोगों के सामने बिजली 18-18 घंटे की लोड शेडिंग होती है, उन्होंने हल करने के लिए बड़ी तेजी से 4-5 पावर प्लांट्स लगाए मेगा, और वो इतनी महंगी बिजली के लगाए कि वो हम सस्टेन ही नहीं कर सकते। मतलब बिजली आ गई तो मौत ही आ जाएगी, ऐसी हालत हो गई है। इस वक्त इमरान खान साहब ने अपने दौर में तकरीबन कोई नेगोशिएशन कुछ जगह से की और कोई 700 करोड़ रुपए का कोई एडवांटेज भी इसमें लिया, लेकिन डेट को क्लियर नहीं किया और इस मसले का मुस्तकिल हल नहीं निकाला। 3.5 साल तक वो इसको टालते ही रहे एक्चुअली, और महंगे पावर प्लांट्स को भी जो है वो कंटिन्यू करते रहे कि मेरी हुकूमत पे कोई बात ना आए। आपका कहने का मकसद ये है कि तमाम लोगों की जो चीजें आज 4,000 अरब रुपए का सर्कुलर डेट है। 4,000 अरब रुपए कौन देगा? किसी दिन इस मुल्क का बिजली का निजाम कोलैप्स हो जाएगा, सब हाथ उठा लेंगे, मुल्क में बिजली गायब हो जाएगी, अंधेरे में टामक टुइयां मारे तो आप जो आज करना हमें करें। इत्तला मिली है कि कराची वालों के लिए बिजली सस्ती हो गई है। ये सब चीजें क्या चल रही हैं? मैं अर्ज कर रहा हूं आपसे, 4,000 अरब रुपए का सर्कुलर डेट है, एक बात। दूसरी बात, खान साहब ने अपनी हुकूमत में 25,000 अरब रुपए के कर्जे लिए नए। हालांकि इसका आसान हल था कि आपकी जितनी आमदनी बजट उसी में बना है, नया कर्जा आपका ठीक है पीछे है ना, प्रॉब्लम है, चला आ रहा है, पहले से लिए हुए कर्जे हैं, उनकी डेट सर्विसिंग करनी है, तो आपका जितना भी बजट बन रहा है आप उतने में रखें, नए कर्जे की प्रोविजनिंग मत रखें। और आर्जी तौर पर फॉरेन पेमेंट्स के लिए, फॉरेन एक्सचेंज में जो पेमेंट्स थी उसके लिए आपको दोस्त ममालिक ने मदद की थी। जनरल बाजवा साथ साथ जाते थे कि भाई पैसे दो, पाकिस्तान को रखवा दो थोड़ी देर के लिए। तो खान साहब अगर ये पॉलिसी अपनाते, 200 माहिरीन की टीम इनकी थी कि भाई नया कर्जा ना लें और कर्जे को इसी के अंदर। अब इस वक्त पाकिस्तान की डेट सर्विसिंग पता है कहाँ है? पाकिस्तान की डेट सर्विसिंग जो है 4 ट्रिलियन पे है, 17 अरब डॉलर पाकिस्तान को। ये फिर बजट कैसे देंगे? क्या क्या होगा बजट में? मेरी समझ में नहीं आ रहा है क्या मैं होगा। यही अर्ज कर रहा हूँ ना कि ये जो अभी जो हुकूमत है, जो शरीफों की हुकूमत है, उनकी हुकूमत ऑल इन द फैमिली, वो कहते हैं ना, वो अब्बा वजीर आजम हो गए, फिर बेटा छूट गया, फिर जो भतीजी जो है वो बाहर निकल गई, फिर बड़े भाईजान जो है आने के लिए तैयार हैं, फिर दूसरा बेटा आ गया, उसकी भी जान छूट गई। वो टोटल फोकस जो है उनका वो इन्हीं मामलात पे है। मिफ्ता इस्माइल का आपने जिक्र किया, मैं चाहूंगा थोड़ी सी बात इस पर भी हो जाए। ये सियासी जमातों का अलमिया है, इसको भी हम डिस्कस करते चले, रिकॉर्ड पर रहे कि मिफ्ता इस्माइल एक कराची आइट थे और नून लीग में उनकी कोई रूट्स नहीं थी। इसाक डार साहब की तो अब्बा की पार्टी है, वो तो समझी है, ठीक है ना। तो पार्टियों में टैलेंट या अहलियत या तकलीफ, कुर्बानी, संजीदगी, इन चीजों की औकात नहीं है। मिफ्ता इस्माइल जेल काट के आ गए, ठीक है ना, बगैर कुछ किए।
और कामयाब बिजनेसमैन भी पढ़े हैं। लिखे हैं, कामयाब बिजनेसमैन है, बहुत पढ़े लिखे हैं। पीएचडी डॉक्टर हैं, माली तौर पर अच्छे मुस्तहकम है, क्लीन कैरेक्टर रखते हैं, माली मामला साफ सुथरे हैं, टैक्स पेयर हैं बड़े, ठीक है ना। उन्होंने पार्टी को कराची से जाके ज्वाइन किया और बड़ी मेहनत की, पार्टी में जगह बनाई और संभाला मुश्किल वक्त में, और जेल भी काटा है बेचारे, खामाखा कुछ किए बगैर। इसाक डार साहब ने एक दिन की जेल में पाँव नहीं रखा, वो वहीं बैठे रहे समधी साहब के पास। जब प्लेटफॉर्म सज गया तो वो चल के आ गए, वजारत लेने आते ही हल्फ उठा लिया। मिफ्ता इस्माइल साहब को इसाक डार साहब ने लंदन बैठकर डायरेक्शंस देते हुए शुरू में पेट्रोल की कीमतें कम करने नहीं दी, कि गाली पड़े तो मिफ्ता इस्माइल को पड़े, मैं आते ही रिलीफ दे दूं, लोग कहेंगे वाह वाह इसाक डार कितना चैंपियन है भाई। उन्होंने मिफ्ता इस्माइल साहब को दबा के रखा कि भाई पेट्रोल की कीमत दुनिया में कम हुई, मिफ्ता इस्माइल साहब को कहा नहीं कम नहीं करना, ऊपर रखो, बड़ी मजबूरी है, मैं जानता हूं ना आईएमएफ को, मुझे पता है कैसे डील करना है, तुम क्या बरवाओगे, ऐसे नहीं होगा वैसे नहीं होगा। मिफ्ता इस्माइल साहब आखिर में जब इसाक डार साहब के लिए स्टेज तैयार हो गया, आते ही उन्होंने पेट्रोल की कीमतों में कमी कर दी, थोड़ा डॉलर भी कम करा दिया, हीरो बन गए भाई, इनको इकोनॉमी संभालनी आती है। प्रैक्टिकली हालत यह है कि 222 रुपए का डॉलर का रेट है, 260 रुपए में मिलता नहीं है डॉलर मार्केट में। आप लेके दिखा दें किसी से। इसाक डार साहब ने अपने ड्रामेबाजियां जो उनके पिछले तजुर्बात है उनकी बुनियाद पे करने की कोशिश की है। अब इन दोनों में रिफ्ट क्या है? मिफ्ता इस्माइल को बेवफाई का दुख है कि पार्टी लीडरशिप ने उनके साथ थोड़ी ज्यादती कर दी। वो मेहनत कर रहे थे, उनको हटा के बिठा दिया, समधी को भेज दिया कि भाई जाओ जाके तुम, चूंकि तुम रिश्तेदार हो, पार्टी तुम्हारे बाप की है, डेमोक्रेसी हम नहीं जानते, जाओ जाके तुम ओहदा संभालो। मिफ्ता इस्माइल साहब को फारिग कर दिया। मिफ्ता इस्माइल साहब दबे दबे लफ्जों में थोड़ी सी शिकायत की तो इसाक डार साहब ने कहा कि ये तो कमीन है हमारा, ये कैसे बोल रहा है। उन्होंने सख्त अल्फाज इस्तेमाल किए। अब दोनों में बाकायदा रिफ्ट हो चुकी है। मेरा अपना ख्याल है मिफ्ता इस्माइल साहब का अब नून लीग में कोई मुस्तकबिल नहीं है, उनको कोई और पार्टी ज्वाइन कर लेनी चाहिए। अच्छे आदमी है, कराची आइटे, गुड कैरेक्टर के आदमी है, मेहनती आदमी है और अहल भी हैं। वो बेहतर है कि नून लीग से अब सलाम करें और जाके हकाइक भी बयान करें और कोई बेहतर जमात ज्वाइन कर लें, एमक्यूएम में चले जाएं, पीपल्स पार्टी में चले जाएं, कहीं भी चले जाएं। नून लीग में उनका अब कोई फ्यूचर नहीं है। और ये हमारी सियासत का अलमिया है कि ये सियासी जमातें घरों की जमातें हैं, खानदानों की जमातें हैं, इनमें कोई जमहूरियत नहीं है। पीपल्स पार्टी का नाम नहीं लिया हो तो पीपल्स पार्टी वाले इस वक्त जिस तरह अब से अभी गेम कर रहे हैं, अब आ जाइए पीपल्स पार्टी की भी बात कर लूं ना, दो जुमले पीपल्स पार्टी वाले भाई साथ थे, पता नहीं अब हैं या नहीं है। बिलावल भुट्टो साहब 8 महीने में इतना एंजॉय कर रहे हैं। भुट्टो तो मैं उनको कहता ही नहीं हूं, वो चिढ़ जाते हैं हमारे साथी अक्सर। मैं तो बिलावल जरदारी कहता हूं, अब चौधरी, गुज्जर, भट्ट, सैयद सब एक साथ लगा ले नाम में। बिलावल जरदारी साहब 8 महीने में 2.25 अरब रुपए खर्च कर चुके हैं इस मुल्क के, गरीब मुल्क के, भूखे मुल्क के। 2.25 अरब रुपए वो बाहर ही जाके बैठे हुए हैं। वो हिना रब्बानी घर को साथ रख के चले जाते हैं और उधर भूल जाते हैं पाकिस्तान वापस आना है। वो 2.25 अरब रुपए 8 महीने में खर्च कर चुके हैं अपने दौरों पे। इस मुल्क में खाने के पैसे नहीं है भाई, यहां तो डिफॉल्ट हो रहा है मुल्क। आप क्या हुकूमत करें? एंजॉय कर रहे हैं, इख्तिदार का मजा उठा रहे हैं। चलें, मैं बार बार इस प्रोग्राम में ये बात बताती चलूं कि यहाँ पे जो गेस्ट आते हैं उनकी अपनी राय होती है और हम राय का जो है वो बहुत एहतराम भी करते हैं, लेकिन उसमें हमारा मुत्तफिक होना जरूरी नहीं होता है। जुल्फिकार अली बदर साहब हमारे साथ मौजूद हैं। जुल्फिकार अली बदर साहब, सवाल कुछ और पूछना था मुझे, लेकिन चूंकि उबैद ने कुछ बातें कही हैं, आप जवाब देना चाहेंगे इसका? ये उबैद साहब का अपना पर्सपेक्टिव हो सकता है, हम उनकी इज्जत करते हैं, लेकिन चीज ये कि हकाइक से हटके कोई भी गुफ्तगू करे ना, उसको ये बताना चाहिए कि भाई आपने कहाँ पे देखा है कि 2.25 अरब रुपया खर्च हो गया है। आपने खुद जाके फॉरेन ऑफिस में देखा है, तो फाइनेंस मिनिस्ट्री में देखा है। आपको हकाइक मैं बताता हूँ, बिलावल साहब जब से ट्रेवल कर रहे हैं, जब से फॉरेन मिनिस्टर बने, अपने स्टाफ का होटल और टिकट वो अपनी जेब से खर्च करते हैं। अपने जब वजारत खारजा के अंदर गए तो उन्होंने थोड़ी सी कमरे के अंदर चेंजेस करानी थी, वो भी उन्होंने खर्चा अपनी जेब से किया। डेली खाना और जितने भी डिग्निटीज, एम्बेसडर्स, हाई कमिश्नर्स आते हैं या कोई भी मेंबर पार्लियामेंट आते हैं दूसरी दुनिया से उनसे मिलने के लिए, तो उनके घर से जो है ना वो चीजें तैयार होके जाती हैं, वो फॉरेन ऑफिस से नहीं करते। अगर किसी को इस बात पे शक है तो ये फॉरेन ऑफिस भी यहाँ पे है और फॉरेन ऑफिस का स्टाफ भी यहाँ पे है, वो किसी से चेक करवा ले। ये 2.25 अरब रुपए की जो है, ये जो है पीटीआई वाले गीदड़ बगिया मारते हैं, ये ऐसे ही डायलॉग करा देते हैं। डायलॉग से जो है ना वो हकीकतें नहीं होती। मैं आज कह दूं इमरान खान साहब ने 4 अरब रुपए फलानी चीज पे खर्चा, भाई वो कोई ऐसी चीज थोड़ी है, ये पॉइंट स्कोरिंग नहीं है। हाँ, खान साहब की मैं आप बात बताता हूँ
कि ये जो तोशाखाना के ऊपर है, वो तोशाखाना का क्या केस था कि घड़ी जो है जिस टाइम इनको तोहफे में मिली उसकी $12 मिलियन कीमत थी, जो कि असल में 18 मिलियन थी, लेकिन लगाई 12 मिलियन, तो यानी 1 अरब 60 करोड़ रुपया उस टाइम पे उसकी कीमत थी। इन्होंने इसकी जो वो करवाई है वैल्यूएशन 10 करोड़ रुपया, उसकी 20% इन्होंने जमा करवाना था। घड़ी बेची इन्होंने 28 करोड़ रुपए की और गवर्नमेंट को बताया कि मैंने 10 करोड़ रुपए की बेची है। ये जो डिफरेंस ऑफ अमाउंट है ना, ये एक्चुअली खान साहब के आड़े आया हुआ है। असल प्रॉब्लम ये है, देखें, जब हकीकत से ऐसी हो ना, फॉरेन फंडिंग केस है, फॉरेन फंडिंग केस में दुनिया से इन्होंने बहुत सारे नॉन पाकिस्तानियों से, दुनिया के लोगों से इन्होंने फंडिंग ली है। अब इस चीज को ये डिनाई नहीं कर सकते, लेकिन जब आते हैं इतना झूठ बोलते हैं, इतने कॉन्फिडेंस से बात करते हैं कि जी जनरल बाजवा ने बहुत बड़ी गलती की। भाई सबसे बड़ी गलती तो ये की कि इमरान खान साहब को 2018 के इलेक्शन में ले आए थे। ये उबैद साहब ने जो बात की है, इनका अपना जाती ख्याल, तज्जिया या कोई हेर से हो सकती है, पर इस बात का हकीकत से कोई ताल्लुक नहीं है। अगर कोई हकीकत से ताल्लुक है तो ये मेरे भाई आप थोड़ा सा ना इसके ऊपर फैक्ट्स एंड फिगर्स को चेक कर लें, फिर बात करें। आपकी बाकी गुफ्तगू बड़ी अच्छी थी, लेकिन इस पॉइंट पे मैं आपको बता रहा हूँ, हाँ अगर कहीं पे कोई खर्चा या कोई मामला हुआ होगा, मैं अपनी पार्टी के अंदर भी बात करता हूँ, ओपन टीवी पे भी करते हैं, बिकॉज हम जब किसी के सामने जाते हैं हम ऐसा कन्फ्रंट नहीं करवाना चाहते लोग कहें कि भाई आपने गलत बयानी की थी, तो हम पार्टी के अंदर भी ऐसी बात करते हैं। प्रोग्राम का वक्त मैं हिना रब्बानी खर के हवाले से भी कुछ बात कर लेते हैं, उनके आज के परफॉर्मेंस के हवाले से। खर की भी मैं आपको बात बताऊं, वजीर खारजा का जो एक जॉब डिस्क्रिप्शन होती है ना, उसकी जॉब डिस्क्रिप्शन पाकिस्तान के अंदर रहने की नहीं है, दुनिया के मुतअद्दिद मुल्कों के साथ डिप्लोमेटिक एंगेजमेंट की है। मुझे बताया अगर कोई वजीर खारजा पाकिस्तान के अंदर रहेगा तो वो समझे निकम्मा और बेकार वजीर खारजा है। हिना रब्बानी खर साहिबा वो शादो नादर किसी फोरम पे बिलावल साहब के साथ गई होंगी, वो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम में या जहां पे उनकी इनविटेशन हो। अदरवाइज जहां पे बिलावल साहब जाते हैं मोस्ट लाइकली वहां पे हिना रब्बानी खर साहब नहीं जाती। और जहां अभी अफगानिस्तान में हमने देखा बहुत अच्छा रोल प्ले किया उन्होंने, मैडम ने। जी देखे ना, आप मुझे बताएं पाकिस्तान में इतना कोई था कि वो जाए जाके बात करे। अफगानिस्तान की तालिबान गवर्नमेंट में एक बहादुर खातून होने का उन्होंने सबूत दिया, गई है, बेविजिट की है, बातचीत करके आई है, और ये लोगों को बड़ी इसकी तकलीफ भी है। तो बात कहने की है कि ऐसे तनकीद बराए तनकीद करते रहे, उसका कोई मसले का हल नहीं है। असल बात है कि आप ग्राउंड रियलिटी पे बात करें, इश्यूज पे बात करें, पर्सन्स पे बात ना करें, लोगों की पर्सनैलिटीज पे, क्योंकि वो अल्लाह का और उसका बंदे का मामला होता है। हाँ कहीं पे कोई करप्ट है, किसी ने गवर्नमेंट का माल खाया है, वो बताए। इस मुल्क में मैं तो अक्सर ये बात दूसरे चैनल्स पे भी करता हूँ कि इस मुल्क में उस टाइम पे निजाम ठीक होगा जब अमीर, गरीब, ताकतवर और कमजोर के लिए कानून बराबर होगा, और इसके लिए तमाम इदारों को, स्टेक होल्डर्स को बैठना जरूरी है। उसके बगैर तो ये फिर एक चल रहा है। अच्छा सर, चूंकि हम प्रोग्राम को वाइंड अप करने पे की तरफ हैं, मुझे पहले भी एक सवाल का जवाब नहीं मिला था, मैं आपसे फिर पूछना चाहूंगी। असेंबलियां तहलील होने की सूरत में ये जो ज़ुम्नी इंतखाबात हैं उसकी तरफ जाया जाएगा या जनरल इलेक्शन की तरफ जाएगा? क्या मुल्क इस बात का मुतमिल है कि एक ज़ुम्नी इंतखाबात के बाद 6 महीने बाद फिर जनरल इलेक्शन की तरफ जाया जाए? क्या हो सकता है? देखें, ये जो बात है ना, आपके हमसाए मुल्क के अंदर बहुत सारे सूबों में टेन्योर मुख्तलिफ टाइमिंग पे पूरे होते हैं, तो वहां पे सूबाई जो प्रोविंसेस या स्टेट्स के इलेक्शन है कभी और होते हैं और फेडरल का कभी और होता है। असल बात यह है कि अगर खान साहब असम्बलियां तहलील कर देते हैं और वो नहीं समझते इस बात को कि पाकिस्तान के अंदर कितने इकोनॉमी का मसला चल रहा है, इस टाइम मईशत सबसे बड़ा चैलेंज बनी हुई है पाकिस्तान के तमाम लोगों के लिए, हुकूमत के लिए और तमाम हर शख्स के लिए। अगर खान साहब को इस चीज का एहसास नहीं है तो वो असम्बलियां तहलील करेंगे और ये गवर्नमेंट फिर तैयार है इलेक्शन के अंदर जाने की। फिर जो भी मामला होगा सड़कों पे होगा और वोट के जरिए होगा कि जो जीत के आएगा उसकी गवर्नमेंट बनेगी। इस गवर्नमेंट को कोई प्रॉब्लम नहीं है, सिर्फ क्या इकोनॉमी के मसले से बचने के लिए कोशिश कर रहे हैं कि इस निज़ाम को चलता रहना दिया जाए ताकि निज़ाम जो इन असम्बलियों का टेन्योर है वो पूरा हो
और अपने मुकर्ररा वक्त पे तमाम इलेक्शन हो, तमाम सूबाई कौमी असम्बलियों के, और इसमें मुल्क का भी फायदा है, अवाम का भी फायदा है, और इससे खर्चा भी बचेगा। अदरवाइज तो खान साहब अगर वो करेंगे तो फिर एवरीबडी, ऑल द कोलिशन पार्टनर्स, नेशनल यूनिटी गवर्नमेंट के एलाइज है, दे विल हैव टू गो ऑन द ग्राउंड एंड फेस द म्यूजिक। फिर तो इलेक्शन लड़ना है और भरपूर तरीके से लड़ेंगे। ठीक है जनाब। उबैद शाह साहब क्या कहेंगे? देखें, पहले तो एक जाती वजाहत है जो चंदजेब साहब ने कहा कि ये फिगर्स ठीक नहीं है। नहीं, जुल्फिकार अली बदर साहब ने। अच्छा, जुल्फिकार अली बदर साहब ने, सॉरी, जुल्फिकार अली बदर साहब ने कहा कि जो फिगर्स ठीक नहीं, उस पर हम फिर ऑन अ लेटर स्टेज कभी भी मौका मिला तो ये फिगर्स, बिलावल साहब यकीनन बहुत सारे अखराजात अपने जाती जेब से करते होंगे, साहिब हैसियत है माशाल्लाह, अल्लाह करे ऐसे ही करें, लेकिन ये कि जो उनका स्टाफ, अमला, दफातर, उनकी ट्रैवलिंग, TADA एक्सपेंसेस, वो सारे जो मैं फिगर दे रहा हूँ वो बिल्कुल सही फिगर दे रहा हूँ। बहरहाल इस पर डिबेट नहीं कर सकते क्योंकि कोई डॉक्यूमेंट हाथ में नहीं है अभी, इससे आगे बढ़ना चाहिए, प्रोग्राम वाइंड अप हो रहा है आपका। बात यही है कि मैं इस बात से इत्तेफाक करता हूँ कि ये जो असेंबली है इसको चलना चाहिए, जो इसकी आईनी मुद्दत है 13 अगस्त 2023 तक, तब तक इस असेंबली को कायम रहना चाहिए, और खान साहब को अपनी जो जेर इख्तियार इलाके हैं उनमें अभी मेहनत करनी चाहिए और गंद नहीं डालनी चाहिए मुल्क में। आपको लगता है कि इमरान खान साहब का वोटर भी ये चाहता है कि जी स्टेबिलिटी रहे? नहीं, मैं पहले इस प्रोग्राम के शुरू में ये अर्ज कर चुका हूं कि प्रैक्टिकली क्या मुश्किलात है। आगे रमजान है, इलेक्शन कमीशन कराएगा नहीं इलेक्शन, फिर बजट है, फिर ये सब बातें हम डिस्कस कर चुके हैं। मैं ये कहना चाहूंगा कि ये जो हुकूमत है इत्तेहादी, ये एक वसी उल बुनियाद हुकूमत है। इसमें पीपल्स पार्टी जैसी वफाकी जमात है, नून लीग तो खानदान शामिल ही है, साथ में इसमें MQM भी है, साथ में इसमें जो है वो PML-NQ जो है उसका भी एक फ्रैक्शन है, साथ में मौलाना फजलुर रहमान साहब भी हैं, मेंगल साहब भी हैं बलूचिस्तान से। तो इतनी एक वसीउल बुनियाद हुकूमत जिसमें इतना बड़ा कंसेंसस कायम है, इस वक्त ये अच्छे और बड़े डिसीजंस लेकर मुल्क को बेहतर सूरत हाल में माशी तौर पर ले जा सकते हैं। खान साहब तो जहनी तौर पर फारिग हैं, वो मईशत को कुछ नहीं समझते, वो सिर्फ अपने इस्तेमाल में कर रहे हैं ये बातें, वरना उनको खुद वो कह रहे थे आज ही कि जनरल बाजवा ने कहा एहतसाब को आप छोड़ें, आप मईशत को तो देखें, तो कहते नहीं मईशत को छोड़ो, पहले बंदे पकड़ो। तो उनका जो वो मसला है वो मसला मईशत का इसलिए इस्तेमाल कर रहे हैं कि वो हुकूमत में आ जाए तनकीद के लिए, वरना अदरवाइज वो गवर्नमेंट में खुद होते तो मईशत जैसे चल रही है बस चलती रहे डंग टिपाऊ, उनका कंसर्न नहीं था। उनका तो कंसर्न ये मुखालफिन को सूंझा ऊंझने गलियां विच मिर्दा यार फिरे ना, पहले भी मैंने एक दफा कहा कि वो अकेले गली में घूमे, सबको बंद कर दो। मईशत के लिए ये हुकूमत एक वसीउल बुनियाद हुकूमत है, इतनी सारी पार्टियां हैं, ज़हीन लोग हैं, तजुर्बाकार लोग हैं, कई बार हुकूमतों से गुजरे हैं, इनको मामलात आते हैं बनाने चलाने। बराए मेहरबानी खुदा का वास्ता है लोगों का कुछ ख्याल करें, बहुत ही खतरनाक हालात नजर आ रहे हैं मईशत के, और अगर बड़े डिसीजंस नहीं लिए, चीजों को बेहतर नहीं किया, मैं महंगाई की बात नहीं कर रहा, मैं ये नहीं कह रहा कि लोग मर रहे हैं, मैं कह रहा हूँ मुल्क डूब रहा है इस वक्त। तो स्टेट के जो अकाउंट्स है ना, की रह जाएगी। मैं एक सवाल जरूर पूछना चाहूंगी, दिसंबर का इंतखाब किया गया है, कोई उनकी अपनी स्ट्रेटजी है, हम पहले ये बात डिस्कस कर चुके हैं कि उन्होंने दिसंबर क्यों किया, लेकिन नवाज शरीफ साहब की जनवरी में आमद की बात की जा रही थी और ऑथेंटिक हमें इत्तलात मिल रही थी कि आ जाएंगे, जाहिर सी बात है भाई की हुकूमत है, आने ही आना था। आपको लगता है कि ये जो असेंबली डिसॉल्व होती है तो नवाज शरीफ के आने में रुकावट पैदा होगी? नहीं, वो तो आएंगे ही नहीं ना, वो तो ये मुमकिन ही नहीं है। उनको जब तक सेफली यकीन नहीं दिलाया जाएगा इस्टेब्लिशमेंट की तरफ से भी कि भाई आराम से आप आइए, शाहाना इस्तकबाल आपका होगा, हमारा वादा है आप एक दिन भी जेल नहीं काटेंगे, तब वो मियाँ साहब आएंगे, उसकी भी गारंटी मांगेंगे कि क्या है, अदरवाइज वो नहीं आएंगे। वो वाले नेल्सन मंडेला हैं जिसको जेल नहीं जाना है, ये तो तय है कि वो नहीं तकलीफ उठा सकते। वो प्लेटलेट्स की 500 देखे इमरान खान साहब में एक बात और बात से निकल जाती है, बात चलती है तो फिर जब मियाँ साहब गए बाहर प्लेटलेट्स की रिपोर्टें दिखा के, तो खान साहब कहते हैं कि जनरल बाजवा उनसे डील कर रहे थे, मुझे धोखे में रखा था और नून लीग से डील कर रहे थे। हालांकि ये बात स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान के रिकॉर्ड पर है और खान साहब वजीर आजम होते हुए ना जानते हो तो मुमकिन ही नहीं है कि मियाँ साहब की रवानगी से 2 दिन पहले हुकूमत पाकिस्तान के खजाने में $500 मिलियन कतर से ट्रांसफर हुए। वो कोई डील थी ना, उनके प्लेटलेट्स दिखा के बताया गया था ना भाई डील हो गई है, इस बहाने पे आवाम के सामने प्लेटलेट्स दिखाने और जाने देना है, इतने पैसे आ रहे हैं अभी जान छोड़ाओ। जनरल बाजवा भी सेम पेज पे थे, इमरान खान भी थे, आज इमरान खान साहब नहीं मानते, वो कहते वो उनसे बात कर रहे थे मुझे नहीं पता। हालांकि खान साहब उनको छोड़ने में ऑन बोर्ड थे और खान साहब ने ये
प्ली रखा था कि भाई अदालत से मेरी फेस सेविंग कराओ। तो इन्होंने बॉन्ड मांग लिया था 1 अरब का भरो, फिर वो कोर्ट चले गए, कोर्ट से ऑर्डर ले आए कि बॉन्ड किस बात का, छोड़ा तो हुकूमत ने था। बात से बात निकल रही है। कहने का मकसद ये है, जो मैं कहना चाह रहा हूं वो ये है कि मुल्क की मईशत के लिए जो नवाज शरीफ साहब हैं, वो तो खैर अभी पाकिस्तान में उनके हालात ऐसे नहीं है कि वो आए, और असेंबलियां टूट गई तो किसी सूरत में भी नहीं आएंगे। लेकिन असल यही जुमला था। लेकिन मुल्क की मईशत के लिए, मुल्क की मईशत के लिए इस वक्त कुछ अल्लाह का वास्ता है, मैं कहूंगा इस प्लेटफॉर्म से कि खान साहब भी रहम खाएं, और जो मौजूदा इत्तेहादी हुक्मरान हैं इनको कुछ सीरियस काम करने की बिल्कुल जरूरत ऐसा ही है सर, बिल्कुल ऐसा ही है। उबैद शाह साहब बहुत शुक्रिया, जुल्फिकार अली बदर साहब बहुत शुक्रिया। इसके साथ ही प्रोग्राम का वक्त खत्म होता है, मुझे इजाजत दीजिएगा। खुदा हाफिज।